हेलो दोस्तों, वेलकम टू बच्चा एजुटेक। चलो तो आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर की ओर, ठीक है, जिसमें हमको सीखना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, इसको हमें यहाँ पर आज के लेक्चर में सीखना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं रिजॉल्व कैसे करते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं, वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, है ना। चलो देखो, ऐसे है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर है और यहाँ पर दूसरा वेक्टर है ना। यहाँ पर एक वेक्टर है, यहाँ पर दूसरा वेक्टर है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको पैरेलल इधर ड्रॉ करते हैं, इसको पैरेलल इधर ड्रॉ करते हैं। जहाँ पे रिजल्टेंट आता है वहां पर हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं कि ये रिजल्टेंट है। ये हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इस तरह से किया जाता है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग ये चीज करते हैं कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस तरह से निकाला जाता है। लेकिन अगर मान लो कि कोई फोर्स इंक्लाइन हो, यानी कि मान लो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर ऐसा इंक्लाइन फोर्स लगे, इंक्लाइन फोर्स लग जाए, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है मान लो, तो ये इंक्लाइन फोर्सेस हमको नहीं चलते, इसे हमको रिजॉल्व करना पड़ता है। कितने कंपोनेंट्स में, तो हमेशा याद रखना दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व करना पड़ता है। रेजोल्यूशन होता है दो कंपोनेंट्स में, यानी ये फोर्स को दो कंपोनेंट, एक होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये होता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। एक हुआ आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक हुआ आपका वर्टिकल कंपोनेंट। यहां पर ये वाला थीटा है ना, ठीक। जो थीटा के पास वाला कंपोनेंट होता है वो रहेगा f cos थीटा, और जो अवे वाला होता है वो होता है f sin थीटा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसका मतलब ये कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा है, मतलब cos हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लगाना है और sin हमेशा वर्टिकल के साथ लगाना है। क्या सर इसका मीनिंग ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ऐसा नहीं होता है। आप याद रखो कि जहां जो थीटा के पास वाला कंपोनेंट होता है, मान लीजिए कि एक बॉक्स ऐसा है, वॉल के ऊपर रखा हुआ है, इसको ऐसा फोर्स लगाया विद एन एंगल ऑफ थीटा। अब एंगल किसके साथ बना? वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो रहेगा इस फोर्स का, जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा आपका cos थीटा, और ये रहेगा आपका sin थीटा। तो याद रखना, एक थीटा के पास वाला रहता है, एक थीटा से दूर रहता है। जो दूर वाला कंपोनेंट होता है वो रहेगा sin थीटा, और जो पास वाला कंपोनेंट होता है वो होता है cos थीटा। इसको बोलते हैं हम लोग रिजोल्यूशन। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि क्यों cos थीटा और sin थीटा कैसे आए। तो देखो, मान लो कि मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये एक रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक इंक्लाइन फोर्स है जिसका एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया? f cos थीटा हो गया। कैसे पता चला? एक काम करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट बोल देता हूँ इसको। इधर से बताता हूँ, ये है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी उल्टा हो गया, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मान लो, है ना। तो अच्छे से बनाना चाहिए सर, 90 डिग्री दिखना चाहिए हमको। ओके, ये आपका रिजॉल्व करने के लिए फोर्स, यहाँ से 90 डिग्री डाल दिया, ठीक है। ये है मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है ना। और ये है आपका वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, ये है थीटा, ये क्या है? थीटा है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये जो है ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये कितना है? ये है f, है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, तो इसके अंदर अगर मैं आपको बोलूं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया,
तो राइट एंगल ट्रायंगल में कैसा होगा, थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कितनी है, एडजेसेंट साइड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हाइपोटेन्यूज कौन है, फोर्स खुद है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ, F cos थीटा। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ, F cos थीटा। सब वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में बताओ। अब मैं अगर आपको बोलूं कि इन ट्रायंगल ADC, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये राइट एंगल है, अगर ये टोटल 90 है, ये थीटा, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा? मतलब एंगल DAC 90 माइनस थीटा रहेगा, है कि? और फिर इसी वजह से अगर हम लोग इसको cos लगाते हैं तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा वो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन F, और cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा, और ये जो F यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना बन गया, F sin थीटा। सबको जो भी चीज मैंने बताई वो चीज समझ में भी आ रही है, रिजॉल्व कैसे करते हैं, और ये भी बात पता चल गई कि क्यों करा जाता है और कैसे, कब वो cos थीटा बन जाता है, कब वो sin थीटा बन जाता है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक अच्छा सा न्यूमेरिकल आपको इसके ऊपर दे देना चाहिए। चलो एक काम करते, बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल बस अच्छा सा क्वेश्चन आपको दे देते हैं यहाँ पे। उससे पहले एक चीज बता देता हूँ, मान लो सॉल्व करने के पहले हम लोग एक बता देते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अब देखो ये एफ भी है, ये एफ एच है ना। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एडिंग 1 and 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं तो कैसा हो जाएगा, देखो f स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो इसका स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया, f स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है ना, f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका सब ये दोनों को एडिशन। अब इस साइड पे क्या होगा, वर्टिकल का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, वर्टिकल का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर। इन दोनों में से f स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना? अरे वाह, तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो ये चीज 1 होगी, कितना बचा, f स्क्वायर इज इक्वल टू fb स्क्वायर प्लस fh स्क्वायर। हमको अगर मान लो f निकालना है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ fb स्क्वायर प्लस fh स्क्वायर। अच्छा सर, ये वाली बात बहुत अच्छी लगी हमको और समझ में भी आया, समझ में आ गया सबको, ठीक है? तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इस तरह से निकाला जाता है। सर पिछले लेक्चर में आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो सिखाया था, क्या वो वाली बात और ये वाली बात एक जैसी है? बिल्कुल है, देखो 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 देखो, बिल्कुल वो दोनों बातें एक जैसी है। अब मुझे एक बात बताओ, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, होते कि नहीं होते? ये तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। इसका मतलब i कैप वेक्टर, j कैप वेक्टर और k कैप वेक्टर तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो हम क्या बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे कि भाई जब कभी हमको मैग्नीट्यूड निकालना होता है, जब कभी भी हमको मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो वो कितना आता है, मैग्नीट्यूड आएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i कैप का जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस j कैप का जो कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस k कैप का कोएफिशिएंट। तो ये 3D में हो गया, ये देखो ये 2D में, ये 2 डायमेंशन में है ना, समझ में आ गया सबको? तो ये जो मैग्नीट्यूड हमने पिछली बार देखा वही चीज ये, ठीक है? चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो सर फोर्स के बारे में आप लिख रहे हो, तो ये हमेशा फोर्स के लिए अप्लाई होता है, जरूरी नहीं है यार, कोई भी क्वांटिटी के लिए हो सकता है। चलो न्यूमेरिकल देते वक्त आपको दूसरी क्वांटिटी दे देते ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई जरूरी नहीं होता कि ये फोर्स पे ही अप्लाई हो, ठीक है? चलो यहाँ लिखता हूं मैं क्वेश्चन, one of the
rectangular component, one of the rectangular component of velocity 80 किलोमीटर पर आवर। क्या आप सब लोगों को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना आता है? आया? चलो बता देंगे, ये भी बता देंगे आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर is 40 किलोमीटर पर आवर। Find its other component। ओके, यानी कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ऐसी वेलोसिटी जो 80 किलोमीटर पर आवर है, ऐसी 80 किलोमीटर पर आवर वाली वेलोसिटी को, जिसका एक कंपोनेंट 40 किलोमीटर पर आवर है, हमें दूसरा कंपोनेंट निकालना है। ओके, यानी हम यहां पर अगर गिवन बोले तो हमारे पास वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो नहीं पता, वन लिख देता हूं। वन कंपोनेंट इज दिस, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स सेकंड कंपोनेंट। तो ये फॉर्मूला जैसे डिराइव किया, इसके जैसे वहां पर लिखेंगे, बोलेंगे वी हैव वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? ये निकालना है, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो v2 का स्क्वायर कितना हुआ? v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। v स्क्वायर कितना? वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर। ओके, माइनस v1 कितना है? 40 का स्क्वायर चलेगा। अब यहाँ पर कितना आ गया? 80 का स्क्वायर हो गया 1600 6400 है ना? 8 64, इसके दो जीरो यहाँ पर 1600। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा? ये तो दो जीरो हो गए, 14 में से 6 गए 8 और ये 4800 है ना? यानी कि कहीं तो भी v2 का स्क्वायर 4800 है। इसका मतलब v2 कितना हो गया? v2 हो गया अंडर रूट ऑफ 4800। ओके, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं क्या? 1600 into 3 है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 40√3 किलोमीटर पर। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? आसान है, देखो बहुत इजी है। जो भी चीज हमको आपको बताते हैं, जो भी चीज हम आपको सिखाते हैं, हमेशा आपको उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी समझाए जाते हैं। यही टैक्ट होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में। एक बात होती है, जैसे कि अभी मैं अपने ओरिजिन पे हूँ, बच्चा एजुटेक अशोक स्तंभ पे होता है। यहाँ से मैं अगर नासिक के स्टूडेंट्स को मैसेज दूंगा तो ये मैसेज होगा कि देखो, बहुत सारे लोगों का होता है कि कोटा जाना चाहिए, कोटा जाएंगे तो ये हम जो है JEE NEET क्रैक कर सकते हैं। एक्चुअली ये एक गलत फहमी है, या होता है ना, मैं कहाँ नहीं बोल रहा हूँ। तो जब आप इंडेप्थ फिजिक्स सीखते हो, जब डिटेल में आप चीजें सीखते हो, तो कोई जरूरत नहीं है कोटा जाने की। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कोटा स्टाइल है, यही होता है कोटा में। कोटा में क्या पढ़ाते हैं आपको? क्या करते हैं? एक कंसेप्ट सिखाते जाते हैं और उसके न्यूमेरिकल भी पढ़ाते जाते हैं। तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल ही तो आने चाहिए, है ना? तो ये बिल्कुल आपको कोटा स्टाइल पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को नासिक में बैठे बैठे ये फील आए कि इवन इफ हम बच्चा एजुटेक में है, पर हम कोटा से कम नहीं है। हमें उनको कॉम्पीट करके कैसे भी हराना है, हमें कैसे भी करके NEET JEE में सिलेक्ट होना है। ठीक है, तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और रेजोल्यूशन के बारे में जो भी आपको बताया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब सवाल है कि एक क्वेश्चन जो है हमको अभी बताया गया था, वो था यूनिट वेक्टर्स के बारे में, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं हुआ। चलो, यूनिट वेक्टर। कल आपको, कल के लेक्चर में यूनिट वेक्टर पढ़ाया गया था। लास्ट लेक्चर में आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया गया था और कहा गया था यूनिट वेक्टर जो होता है, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, ऐसा लिखा गया था। आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर।
किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है उसके लिए फॉर्मूला लिख के दिया था, ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। अगर आपको याद आ रहा होगा तो उसमें लिखा था कि ये आपका गिवन वेक्टर होता है ना, और डिनोमिनेटर में उसका होता है मैग्नीट्यूड। चलो तो एक एग्जांपल दे देते हैं इसके बेसिस पे। तो point whose coordinates are -3, 2, 1, find its unit vector, find its unit vector। बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक पॉइंट है, दी पॉइंट बोलने से अच्छा अ पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। अ पॉइंट whose coordinates are this, find its unit vector। उसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं let A be the point, है ना, let this be the point। मान लो कि ये है वो पॉइंट, then its position vector क्या होना चाहिए, then its position vector is क्या बनेगा उसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप, है ना। 1 को आप नहीं लिखते हो तो भी चलता है। तो ये 1k कैप हो गया। तो ये बड़ा सिंपल से एक हमको इक्वेशन मिल गया। अभी हमको a कैप ढूंढना है ना। इट्स यूनिट vector can be a cap is equal to a bar upon magnitude of it, है ना। a bar कितना है, -3i cap plus 2j cap plus k cap, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा उसका अंडर रूट, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अरे वाह, तो कितना हुआ, -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट में कितना आना चाहिए, 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 रूट 14 आ गया डिनोमिनेटर में, यानी कि -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट 14। इसे बोलते हैं यूनिट। सबको समझ में आया यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड किया जाता है, इसके बारे में सबको नॉलेज आ गया, ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये एक यूनिट वेक्टर के बेसिस पे भी एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया गया, और इम्पोर्टेंट है ये चीज भी हमको आनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो और एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इसको निकाल देते हैं ताकि आप इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन वेक्टर्स के बेसिस पे, अच्छा लग रहा है, चैप्टर अच्छा है, समझ में है ना। चलो ऐसे समझ में आता रहेगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। सुनो अगला एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इफ p बार इज इक्वल टू, मान लो कि p बार वेक्टर है, आपको गिवन है बिल्कुल पोजीशन वेक्टर के साथ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड q बार इज 2i, नहीं देते, 2 ही दे देते, 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 2k कैप। ओके, फाइन नंबर 1 p बार प्लस q बार, p बार प्लस q बार, ये फाइंड करो, p बार प्लस q बार। और सेकंड आप फाइंड करो, सेकंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, इसलिए ये दे देता हूँ 3p बार माइनस 2q। ओके चलो, तो ये एक और थोड़ा नया सम टाइप का सम आपके सामने मैंने रख दिया है, और उसका नाम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना। चलो सॉल्व करते हैं।
समझ तो गए हम लोग। पी बार लिख देंगे पहले, पी बार प्लस क्यू बार, मतलब पी बार कितना है, पी बार है 2i प्लस 3j प्लस 5k प्लस क्यू कितना है 2i माइनस 7j माइनस 2, है ना। चलो तो यहाँ पर कहीं तो भी हमको जो दिखाई दे रहा है वो है आई कैप के साथ आई कैप प्लस आई कैप कितना हो गया 2 प्लस 2 4 आई कैप, है ना। और यहाँ उसके बाद में 3j माइनस 7 कितना आएगा माइनस 4j क्या, और 5 माइनस 2 कितना हो गया 3k क्या। ओके ओके ओके, तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया आपको पी बार प्लस क्यू बार, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था, है ना। दूसरा क्वेश्चन है 3p बार माइनस 2q बार, 3p बार माइनस 2q बार। तो 3 इन द ब्रैकेट p बार कितना है, p बार है 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस 2 इन द ब्रैकेट 2i माइनस 7j माइनस 2k। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। ये देखो 3p बार 3 इन द ब्रैकेट दिस, 2q बार 2 इन द ब्रैकेट दिस। ठीक है, तो क्या होगा, अभी यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा 3 2 6 i कैप, 3 3 9 j कैप, 3 5 15 k कैप, 15 k कैप, है ना। माइनस 2 into this, it is minus 4 i कैप, minus minus will become plus, 2 7 14 j कैप, minus minus again it is plus, and 2 2 4 k। अब लाइक टर्म्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या होगा 6 minus 4 कितना हो गया 2i कैप, 9 plus 14 कितना होना चाहिए 23 j कैप, और 15 plus 4 कितना हो गया 19 k कैप। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3p बार माइनस 2q बार। सबको समझ में आ गया, होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात चल रही है, वेक्टर अलजेब्रा है ना अल्टीमेटली, और इसके बीच आपको 3D का भी नॉलेज दिया जा रहा है, और आपको पूरा वेक्टर अलजेब्रा बहुत डिटेल में आपको सब समझाया जा रहा है। आप हमें लॉगिन कीजिए, हमारे सब्सक्राइबर बनिए, हम हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को MCQs भी इसके अच्छे MCQs हम आपको ऑनलाइन सेंड करेंगे। ठीक है, तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए, बच्चा एजुटेक के साथ कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपको हमारा स्टडी मटेरियल मिलते रहे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज आपको यहाँ पर बता देते हैं, वेक्टर अलजेब्रा के इसी पार्ट के, अभी तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे गए ही नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स तो हमने अभी तक सीखा नहीं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर नहीं अभी तक सीखा, हम अभी इसी को और डिटेल में जाते जा रहे हैं। कितने सारे लेक्चर लगे, बहुत सारे लोग बोले अरे स्केलर वेक्टर एकदम छोटा टॉपिक है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाता है, सर इतने सारे लेक्चर पढ़ा रहे हैं क्यों, क्योंकि सारी बातें हमको सीखनी है ना। चलो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ एक और अच्छी सी बात, उसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन। देखो मान लो कि ये 3 डायमेंशन है, ये ओरिजिन है, और यहाँ कोई तो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x y z। ठीक है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है जिसको हम P बार से डिनोट करते हैं। डायरेक्शन एंगल उसे कहते हैं जो एंगल इस पोजीशन वेक्टर ने x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ बनाया होता है। x एक्सिस के साथ जो बनाया होता है उसको हम डिनोट करते हैं बाई अल्फा, y एक्सिस के साथ वाला जो होता है उसको हम बनाते हैं बीटा, और z एक्सिस के साथ जो होता है वो होता है गामा। अल्फा, बीटा और गामा। समझ में आ गया, अल्फा बीटा गामा। तो डायरेक्शन एंगल्स कौन से होते हैं, डायरेक्शन एंगल्स आर अल्फा बीटा गामा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन्स कौन से होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन ऑफ दिस एंगल्स। ये एक बात यहाँ पर नहीं मालूम पड़ गई,
cosine of direction angle are called direction cosine, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन L M N से डिनोट किए जाते हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा, cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा। समझ में आ गया सबको? तो ये है आपके डायरेक्शन कोसाइंस, ये है आपके डायरेक्शन एंगल्स। ये क्यों पढ़ाएंगे? कभी कभी हमें क्वेश्चन आता है कि आपका जो भी वेक्टर है वो एक्सिस के साथ कैसे एंगल बनाता है, ठीक है, कैसा एंगल बन रहा है वो हमको कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये समझने के लिए हमने आपको डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस बता दिए। जब मैथमेटिक्स में आपको 3D ये चैप्टर सिखाया जाएगा तब मैथमेटिक्स में इस चीज को और डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग सब चीजों का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, हम सब चीजें मालूम कर रहे हैं कि वेक्टर के बारे में कौन सी चीजें होती हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं और वो हमने आपको यहाँ पर बता दी। तो होपफुली आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। तो चलो अब एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट के बाद हम लोग प्रोडक्ट को शुरू करेंगे। तो अगले लेक्चर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं ये पढ़ाऊंगा कि वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे होता है। अब तक का हमने जो भी चैप्टर सीखा उसमें हमने ये सीखा कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, उसमें पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे किया जाता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके अलावा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मतलब रिजॉल्व कैसे किए जाते हैं, कंपोनेंट को कब कॉस लेना है, कब साइन लेना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा। इसके अलावा हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे सॉल्व किया और आज आपको डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल के बारे में भी बता दिया, जिसमें आपको बताया कि अल्फा बीटा गैमा ये एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं और उनका अगर हम कोसाइन ले लें तो हमको क्या मिलता है, डायरेक्शन कोसाइंस। अगले लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसा होता है। मैं आपको बता दूं शॉर्ट में दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग दोनों चीज को बड़ी डिटेल में बड़ी अच्छे से समझेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और इसी तरह से आपको एकदम डिटेल में बताते रहेंगे कि फिजिक्स में कौन से टर्म्स कैसे हैं, कहाँ यूज होते हैं, प्लस जेडब्ल्यू में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप बोलोगे कि अभी तक एक भी जेडब्ल्यू क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे हमको देखने के लिए नहीं मिला, तो वेक्टर अलजेब्रा ये दूसरे चैप्टर्स का बेसिक्स है। डायरेक्टली वेक्टर अलजेब्रा पे किसी प्रकार का कोई एमसीक्यू जेडब्ल्यू में एंडरवुड में नहीं आता है ना, ये इनडायरेक्टली पूछते हैं, मतलब किसी और चैप्टर में इनका यूज करके हमको सॉल्व करना है ना। तो जब हम लोग कोर चैप्टर्स का पढ़ाएंगे तब आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स पढ़ाए जाएंगे सारे जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यूडी के ही होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए ऐसे ही बच्चा एजुटेक के इन वीडियोस को लाइक करते रहिए। मैं रवि भाटी सर आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।